हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं आपके सामने शुभदा मिश्रा जी की कहानी वह मददगार लेकर आई हूँ जो हम में से कुछ महिलाओं के जीवन की व्यथा को बताती है। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अंत में ज़रूर बताइएगा। हाथ रखिए, पंडित जी ने कहा। उन्होंने हथेली खोलकर मेज पर रख दी। मेज के एक तरफ वे बैठी थीं, दूसरी तरफ पंडित जी। पंडित जी गौर से हथेली देखते रहे, फिर आंखें सिकोड़कर देखने लगे। दूसरी हथेली की तरफ इशारा किया। उन्होंने दूसरी हथेली भी खोलकर रख दी। उसे भी आंखें सिकोड़े देखते रहे, फिर खिन्नता से दोनों हाथ हटा लिए। पंडित जी, कुछ बताइए, वे सहम कर बोली। क्या बताएं, कुछ बताने लायक नहीं है। पंडित जी वितृष्णा से बोले, फिर उनकी तरफ बोले, कुछ पढ़ी लिखी हो? उनकी आंखों में पानी आने लगा। साथ आई सहेली बोली, पंडित जी यह एमए पास हैं, कुछ दिन एक कॉलेज में पढ़ाया भी है। बोले, अपने से की होगी, उसमें भी बहुत मुश्किलें आई होंगी, इनके हाथ में तो है ही नहीं कुछ। सदमे में बैठी रही, फिर कातर सी कहने लगी, पंडित जी जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, तब क्या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए? पंडित जी सतर्क हुए, कुछ सोचकर बोले, पहले इस जंजाल से निकलो, प्रयास करती रहो, फिर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारा मददगार होगा, सहारा होगा। उनका वक्त खत्म हो गया था। बाहर खड़े दूसरे जिज्ञासु दरवाजे से झांक रहे थे। वे दोनों उठकर बाहर आ गईं। रिक्शे में बैठकर घर लौटते हुए सहेली समझाने लगी, अरे इस पंडित को कुछ आता ही नहीं, इसकी तो कई भविष्यवाणियां एकदम गलत निकली। शुरू में तो कुछ ठीक निकल गई थी, उसी के कारण प्रचार प्रसार हो गया। कुछ दिनों में लोगों का भ्रम टूट जाएगा, फिर देखना कोई झांकने भी ना आएगा इसके द्वारे। मिजाज देखो इनका, हाथ ऐसे हटाए जैसे कोई अपशकुन देख लिया हो। सदमे में डूबी घर पहुंची। घर के कामकाज में खुद को लगा लिया। ध्यान पंडित जी की बातों में ही लगा रहा। सहेली कह रही थी, इस पंडित जी को कुछ आता जाता ही नहीं, मगर पंडित जी की यह बात तो एकदम सच थी। एमए तक की पढ़ाई में कितनी दुश्वारियां आईं, कितनी झंझटें, कितनी दुश्वारियों झंझटों के बावजूद कितनी मेहनत की। विशेषकर एमए की परीक्षा के समय तो दिन को दिन और रात को रात न समझा, मगर अंक सूची देखकर कलेजा फट गया। घर में सब मेरिट होल्डर, सो एकदम ही उपहास का पात्र बन गई। मंदबुद्धि तो है ही, भाग्य भी खोटा। नौकरी के लिए कहाँ कहाँ नहीं भटकी, मिली भी तो कैसी जिल्लत वाली। फिर शादी के लिए भटकन हुई तो साक्षात नरक। इसी नरक से निकलकर सहेली के साथ कुछ इसी तरह से इन पंडित जी से मिली, और इन पंडित जी ने भूत भविष्य वर्तमान सब एक कर दिया। इस हाथ में कुछ बताने लायक ही नहीं है। मगर सोचती रहती, तो ये पंडित जी भी तो इस शहर के सबसे बड़े पंडित जी माने जाते हैं। लोग बताते हैं आज ज्योतिष के रूप में इनका नाम का जो डंका बज रहा था, मगर कभी ये भी एक बेकार युवक पढ़ाई के बाद नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। कब मिलेगी नौकरी जानने के लिए ज्योतिषियों के पास जाया करते थे। ज्योतिषियों के पास जाते जाते ज्योतिष में रुचि बढ़ गई। खुद ज्योतिष की किताबें लाकर पढ़ने लगे। रुचि बढ़ती गई। ज्योतिष सबके हाथों में देखते, ज्योतिष पढ़ पढ़ के लोगों के हाथों को देखते, कुंडली देखते, लोग कायल होते गए। नौकरी मिल गई, प्राध्यापक हो गए। वहाँ भी सबके सब हाथ दिखाते। साथ ही प्राध्यापकों के, कॉलेज के कर्मचारियों के लोग भी हाथ दिखाने के लिए बेचैन रहते। कई बार प्राचार्य महोदय भी अपने विभागाध्यक्ष में बुलाकर ले गए। कक्ष में बुलाकर अपना हाथ दिखाते, घर बुलाकर परिवार भर की जन्म कुंडलियां बचवाते। कायल होते। प्राध्यापकी से प्रोफेसर हो गए, विभागाध्यक्ष हो गए, मगर ज़्यादा ही विख्यात हो गए तो ज्योतिष के रूप में। दम मारने की फुर्सत नहीं, विभाग को समय ही नहीं दे पाते। सो नौकरी छोड़ दी, पूरे पंडित जी बन गए। इन पंडित जी से मिलने के लिए समय लेना पड़ता। उन्हें भी कई प्रयासों के बाद 5 मिनट का समय मिला था। इन 5 मिनट में उनकी अधमरी आत्मा और धराशायी हो गई। धराशायी तन मन को बटोर कर हिम्मत जुटाती रहती। सहेली कह रही थी, इनकी तो बहुत सी भविष्यवाणियां एकदम गलत साबित हुई, तब क्या किसी और ज्योतिष के पास जाए? गई थी ऐसे ही मौका निकालकर 1-2 ज्योतिष के पास। उन लोगों ने इस तरह निर्ममता पूर्वक हाथ तो नहीं हटाया, पर कष्टों से उबरने के समाधान समझाए।
किसी ने पति को वश में करने के लिए मंत्र तंत्र बताए, किसी ने ससुराल वालों को अनुकूल करने के, किसी ने साफ कहा आप देवी बगुला मुखी की साधना कीजिए तभी आपका कल्याण हो सकता है, तो किसी ने किसी और साधना का। लांछनाओं, प्रताड़नाओं, यातनाओं की अंधेरी दुनिया में पिसते पिसते वे कुछ भी नहीं कर सकती थी। न कोई साधना, न कोई विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान, न कोई विशेष तंत्र मंत्र, टोना टटका तक नहीं। ऐसे में पंडित जी की बात ही उन्हें सही लगने लगी। पहले इस जंजाल से निकलो, प्रयास करो, फिर कोई तुम्हें मददगार मिलेगा। पहले इस जंजाल से निकलो, जेहन में यही बात घूमती रहती, यही एक मंत्र। कब मौका मिलेगा इस जंजाल से निकलने का? पहले एक आध बार निकलकर भागने की कोशिश की थी, पकड़ा गई, जमकर कुटम्मस हुई थी। अब जाएगी तो उस घड़ी मुहूर्त को देखकर ही जाएगी। किससे पूछे घड़ी मुहूर्त? कोई ज्योतिष घर से भागने के लिए घड़ी मुहूर्त बताने वाला नहीं। क्या ही अच्छा होता वे खुद ही अपने हाथ की रेखाएं पढ़ पाती, सही अवसर निकाल पाती। एक छोटा सा अवसर मिलता है बाहर निकलने का, बाहर से सब्जी भाजी का, किराना का सामान लाने का। पैसा खर्च करने की कोई विशेष निगरानी नहीं थी, सो इस बार बाजार गई तो एक किताब ले आई, लकीरों की हस्तरेखा विज्ञान। समय निकालकर पढ़ती रहती, पढ़ती जाती और अपना हाथ देखती जाती। ओह, तो ये है जीवन रेखा, यह है हृदय रेखा, यह है मस्तिष्क रेखा, यह है भाग्य रेखा, यह है गुरु पर्वत, यह शनि पर्वत, यह बुध पर्वत, यह शुक्र, यह मंगल। सारी रेखाएं टूटी फूटी खटी फटी। ज्यादा गौर से भाग्य रेखा देखती। टूटी फूटी तो थी ही, इस पर कितने ही दीप क्रास देखती जाती, सदमे से जड़ होती जाती, फिर खुद को हिम्मत बंधाती। अरे कीरों की तो कई बातें गलत मानी गई थीं। फिर दूसरे हस्तरेखा विशेषज्ञ की किताब, फिर तीसरे, फिर चौथे। किसी ने मुख्य रेखाओं के महत्व दिया, किसी ने सूक्ष्म रेखाओं को, किसी ने पर्वत को। पर्वत सब सबके हुए, सूक्ष्म रेखाओं का तो मानो पूरी हथेली में जाल, एक दूसरे को काटती हुई सूक्ष्म रेखाएं पढ़ती जाती, उलझन में पड़ती जाए। किसी किसी पुस्तक में उनके जैसी भाग्य रेखा के बारे में लिखा था। यह भाग्य रेखा नहीं, दुर्भाग्य रेखा है। ऐसी भाग्य रेखा से भाग्य रेखा का ना होना ही अच्छा है। सदमे की आदी होती चली गई थी, पर पंडित जी की बात आस बंधाती। कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो मददगार होगा, सहारा बनेगा। हाथ की रेखाओं से तो कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, मगर यह ग्रह नक्षत्र की दशाओं से होगा। इस बार बाजार गई तो ले आई कुंडली दर्पण, डूब गई उसमें। अपनी जन्म कुंडली तो थी नहीं, सो अंदाज से बनाई। बना क्या? लग्न में शनि मंगल राहु, काल सर्प योग भी है और कई दुर्भाग्यपूर्ण योग। सिर धर कर बैठती, फिर उबरती। अरे इस ज्योतिष ने लिखा ही ये अंतिम सत्य थोड़े ही है। एक से एक नामी ज्योतिषियों की किताबें लगकर पढ़ती रहती। घर में खलबली मच गई। यह मूर्ख ज्योतिष की किताबें पढ़ती रहती है, कुछ समझती भी है? सबसे पहले ननद ने हाथ आगे किया। भाभी जरा मेरे बारे में बताओ। बोली पूछो। वह पूछती गई, अपने मुकदमे का फैसला, नौकरी में तरक्की, स्वास्थ्य में बताती गई। ननद की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने ज्योतिष के पास गई, इतने सटीक उत्तर नहीं मिले। ननद, फिर देवर, फिर ससुर, फिर सास और नौकर चाकर, फिर अड़ोसी पड़ोसी परिचित, फिर बर्दाश्त से बाहर। जिसे अब तक जड़ बुद्धि, निकम्मी, फूहड़, दरिद्र साबित करते नहीं थकते, अब वह घर भर की जन्म कुंडली देखकर उसने खोलकर रख दी। एकदम बर्दाश्त बाहर। सबसे ज्यादा बर्दाश्त बाहर पति को। इस नागिन सी उभरती का तो फन ही कुचल देगा ही भैया है। गंदी गालियां तो देता रहता था, अब गंदे तोहमत। माली का हाथ देख रही थी, भविष्य बता रही थी। अंदर में सोच रही थी इस मुस्टंडे के साथ कैसा मजा आएगा। पड़ोसी से हंस के बातें कर रही थी। स्पष्ट वह पुरुष को उकसाने वाली हंसी थी, एकदम वैश्याओं जैसी। दाम्पत्य अक्षमता के लिए महंगे महंगे इलाज कराता, हार खाता पति उन पर वैसे ही बौखलाया रहता। उनकी इस नई उपलब्धि से पागल सा हो गया। लांछनों, तोहमतों, आरोपों की बौछार करता उसे होश ही न रहता कि क्या बक रहा है। कभी कहता वैश्या जैसी दिखती है, तो कभी
तेरे जैसी मुस्टंडी को तो देखकर कोई भी नपुंसक हो जाएगा। और एक दिन जान पर खेलकर भाग ही ली उस रोरक नरक से। मगर जाए कहाँ? मायका। एक बार भागकर गई थी मायके, परेशानियों से घिरा मायका। उन्हें देखते ही जैसे सबको सांप सूंघ गया। पीछे पीछे हाकिम की तरह हंटर लिए पति पहुंचे। माँ बाप है ही नहीं, पूरा परिवार उस नीच अत्याचारी के स्वागत में बिछ गया। सभी जैसे गिड़गिड़ा रहे थे, ले जाओ भाई, ले जाओ इस मंदबुद्धि भाग्यहीन मुसीबत को। बंधे बकरे की तरह कसाई के साथ फिर चली गई। न गई ही नहीं मायके। कोई और भी क्यों झंझट मोल लेता उसकी जैसी भागी हुई को अपने घर में रखकर। कुछ समझ नहीं आया तो दिल्ली चली गई। 2 दिन स्टेशन पे ही रह गई। बहुत सख्ती नहीं थी उस समय, सो गरीब यात्रियों के बीच में घुसकर सो लेती, वहीं प्रसाधन कक्षों में निपट लेती। निकलते समय कुछ पैसे पर्स में डाल लिए थे, सो पास के ठेलों में बिकते भोज्य पदार्थ से कुछ खा लेती। कभी कोई कुछ पूछता तो सहूलियत के मुताबिक झूठ सच कुछ भी बता देती। हाँ, स्टेशन में बिकते अखबार जोड़ लेती। प्लेटफार्म में एक तरफ बैठी पढ़ती रहती। आवश्यकता है का विज्ञापन। एक विज्ञापन दिखा, जरूरतमंद महिलाओं को काम दिलाने वाला केंद्र। हिम्मत कर पूछती पाछती बस पकड़कर पहुंच गई। सब बातें खोलकर बता दी। वे लोग आपस में चर्चा करती रहीं और वे फिर बोली, आपको काम की जल्दी है तो काम तो इस समय एक ही है, मेड का। काम वाली बाई का कर लेंगी? बोली, बिल्कुल कर लूँगी, मगर मेरे रहने का प्रबंध होना चाहिए। उन लोगों ने उन्हें ऐसा ही घर दिया। वे तड़के सुबह से लेकर शाम तक खटती। झाड़ू, चौका, बर्तन, पोछा, चाय, नाश्ता, खाना बनाना, पूरा घर व्यवस्थित रखना। रात अपनी कोठरी में सोती। ध्यान उस पंडित जी की बात पर कोई मददगार मिलेगा। हाथ की रेखाओं में तो यह बात दिखती नहीं। कुंडली बनाकर भी देखा था, वह तो एकदम गड़बड़ निकली। जरूर यह उससे भी परे बात होगी। पंडित जी इतने ज्ञानी हैं, अपने ज्ञान से ही बोले। सोचती रहती, इस घर में कौन उनका मददगार हो सकता है? क्या मकान मालिक स्वयं था, उनके लड़के, या आने वाला रिश्तेदार या परिचित? अपने ज्योतिष के ज्ञान के अनुसार उनका विश्लेषण भी करती रहती। ऐसा उदार कोई न लगता। उल्टे उन्हें सीधी जान पर उन समय समय पर अपना काम वे लोग लाते रहते। कोई फरमाता, मेरी कमीज प्रेस कर देना बाई, तो कह कोई आज मेरे लिए फलाहार बना देना, तो कोई आज मेरी अलमारी साफ कर देना। आपस में बतियाकर हंसते भी। काम तो खैर करती बाई, मगर अखबार ज़्यादा गौर से पढ़ती। एक दिन अखबार में दिखा विज्ञापन, एक प्रतिष्ठित ज्योतिष केंद्र को ज्योतिषियों की जरूरत है। फिर हिम्मत की। अकेले में उन्होंने फोन में निर्देशक से बात की। सर, मैं ज्योतिष तो नहीं, पर मैंने ज्योतिष पढ़ा बहुत है। बोले, आकर मिलिए। मौका निकालकर धड़कते दिल से मिली, जमकर परीक्षा ली। उन लोगों ने काम मिल गया। तनख्वाह उन लोगों ने जो कहा मान लिया, मगर फिर रहने की समस्या। कोठरी तो तभी तक थी जब तक वे काम वाली बाई थी। अब अखबारों में देखना शुरू किया, किराए के लिए खाली का विज्ञापन। एक विज्ञापन जचा, फोन पर बात की, बताया कि मैं अमुक ज्योतिष केंद्र में काम करती हूँ। विज्ञापन दाता ने संभवतः इस ज्योतिष केंद्र के संचालक की बात की है। आरंभिक हिचक के बाद उन्होंने कमरा दे दिया। देखता कि यह किराएदारिन अपने कार्यालय से बड़ा सा बैग लेकर आती हैं। उस बैग में ढेर सारी जन्म कुंडलियां, हथेलियों की छाप, ज्योतिष की किताबें। रात गए सिर गड़ाई पड़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं। बस वह भी अपना हाथ दिखाने लगा। अपना हाथ, फिर पत्नी का, फिर बच्चों का, फिर उनके रिश्तेदार, पड़ोसी, परिचित क्यों पीछे रहते। हाथ, फिर जन्म कुंडली, फिर पीड़ित ग्रहों की शांति के लिए रत्न, फिर रत्नों से संबंधित तंत्र मंत्र, व्रत, उपवास, अनुष्ठान, टोटके, बहुत कुछ अध्ययन उन्होंने किया हुआ था। बहुत कुछ वे सीख भी रही थी। यह सब करते उनका ध्यान बराबर तलाशता रहता वह चेहरा जो उनका मददगार हो सकता हो। उनके ग्रह नक्षत्रों का ध्यान कर विश्लेषण करती रहती। क्या यह मकान मालिक, क्या उनके बेटे बेटी, रिश्तेदार? विश्लेषण की जरूरत ही नहीं। घर वाले स्पष्ट उन्हें अपने कब्जे में रखना
रखना चाहते। आड़ोस पड़ोस में जो लोग अपनी जन्म कुंडली बंधवाने या हाथ दिखाने या मुहूर्त लग्न आदि पूछने आते, वे अक्सर दक्षिणा स्वरूप कुछ राशि देकर जाते, क्योंकि मान्यताओं के मुताबिक बिना दक्षिणा के दिए सुफल नहीं मिलता। सब घर वालों को कोई नहीं सुहाता, मिलने वाले आने वालों को दरवाजे से ही बिदका देते। वे गुस्सा पीती रहती। उन समय सबसे ध्यान हटाकर अपने ज्योतिष केंद्र को तलाशती। कौन होगा मददगार, सहारा, अन्य ज्योतिष निदेशक, साथी ज्योतिष जलते की निदेशक इस महिला पर ज्यादा ध्यान देते हैं। निदेशक महोदय अपने दांव में अपना सारा काम उनसे करवाते, जरा मरा सुधारकर अपना दस्तखत, अपना ठप्पा लगाते, पैसे खरे करते। एक आध बार हिम्मत कर वेतन वृद्धि की बात की तो साफ बोल गए, हम भी तो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ज्योतिष के रूप में तराश रहे हैं, वरना खुद बताइए आपको आता क्या था। समझ गई, इन दोनों से मुक्ति पानी है, करे क्या, खर्चे की आदत नहीं थी तो थोड़ा सा पैसा हो गया था। फिर हिम्मत की लोन लेकर आसान किस्तों में एक बेडरूम का फ्लैट ले लिया। दौड़ धूप करती, कदम कदम पर झंझट परेशानियां फंसती, फिर युक्ति निकालकर उबरती। यूं फंसते फंसते, युक्ति सोचते सोचते, उबरते उबरते मददगार वाली बात दिमाग से दूर होती चली गई। नित नई परेशानियां सुलझाते मददगार महोदय जाने कहाँ बिला गए। आखिर मिल ही गया एक छोटा सा फ्लैट। काम छोड़ते समय ज्योतिष केंद्र के निदेशक ने भारी धमकी दी, आपको सिखाया है, पढ़ाया है, ट्रेनिंग दी है, केस कर देंगे। मकान मालिक ने भी बड़ा बवाल मचाया, जब आपको कोई नहीं जानता तक ना था तब हमने आपको जगह दी, उन्होंने सब झेल लिया, कर लो जो करना है। नए फ्लैट में आ गई, सामने छोटा सा बोर्ड टांग दिया, ज्योतिष केंद्र, यहाँ ज्योतिष की कक्षाएं भी लगती हैं। ज्योतिष का आकर्षण दूसरे तीसरे दिन लोग आने लगे, हाथ दिखाने, जन्म कुंडली बचवाते, मुहूर्त पूछते, ज्योतिष सीखने को उत्सुक लोग भी आते। लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष, बुजुर्ग गरीब अमीर, सभी तरह के लोग। उन्होंने समय तय कर दिया, सुबह भविष्य जानने वाले लोग, शाम को ज्योतिष प्रशिक्षण की कक्षाएं। धीरे से एक सहायक भी रख लिया जो फोन रिसीव करे, लोगों को मैम से मिलने का समय दे, फीस ले। मेहनत रंग लाई, उनका ज्योतिष केंद्र चमक गया, कुछ विस्तार भी पा गया। अपने प्रशिक्षित छात्रों में से कुछ को उन्होंने सहायक ज्योतिष के रूप में रख लिया। उन्होंने जिज्ञासुओं को भविष्य बचवाती, संशोधन सुधार स्वयं करवाती, स्वयं खूब पढ़ती भी रहती। वनस्पति जगत से संबंधित ज्योतिष, पक्षी जगत से संबंधित ज्योतिष, जीव जंतुओं से संबंधित ज्योतिष, ज्योतिष शास्त्र से विस्तार का तो अंत ही ना ही उनकी गहराई की था का। जितना पढ़े जितना जाने कम है। सो ज्योतिष से संबंधित कार्यक्रमों, गोष्ठियों, सेमिनारों में जाने लगी। विद्वान ज्योतिषियों को गौर से सुनती, चर्चा करती, अपना शोध पत्र भी पढ़ती, सादर आमंत्रित की जाने लगी। ज्योतिष का सीधा सा संबंध धर्म से, कर्मकांड से, अध्यात्म से, सो श्रेष्ठ आध्यात्मिक गुरुओं से भी मिलने का अवसर मिलता। चर्चा करती, आशीर्वाद पाती, मन प्राण गदगद हो जाते कि एक दिन उनका एक प्रशिक्षित शिष्य उनके कक्ष में आया। वे ध्यान से कुंडलियों का अध्ययन कर रही थी। बोला, मैम जरा एक महिला का हाथ आप स्वयं देख लीजिए, क्या बताऊं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ले आओ। महिला आई, सामने कुर्सी पर बैठी, मेज पर हथेली फैलाकर रख दी। वे देखती नहीं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा जगह जगह से टूटी, जगह जगह द्वीप, रास, भाग्य रेखा, साक्षात दुर्भाग्य रेखा, पूरी हथेली में एक दूसरे को काटती सूक्ष्म रेखाओं का जाल, खिसके दबे पर्वत, हुबहू उनका हाथ। सन्नाटे में आ गईं। सिर उठाकर महिला का मुख देखा, हजार जख्म खाया, व्यग्रता से उन्हें ताकता, प्रताड़ित अभागा चेहरा। कुछ बताइए मैम, सामने बैठी महिला कातर स्वर में पूछ रही थी। उनके जेहन में बरसों पहले का दृश्य घूम गया। पंडित जी, तब क्या मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए? बोली, पहले इस जंजाल से निकलिए, प्रयास करते रहिए, फिर आपको कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य मिलेगा जो मददगार होगा, सहारा होगा। महिला का तनावग्रस्त चेहरा तरल हो गया, उजास सा फैल गया। श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर चली गई। शिष्य उन्हें आश्चर्य से संपन्न देखता रह गया।
तो इस प्रकार इस कथा का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि ये महिला जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। मुझे तो लगता है कि मेरे आसपास ही फैली हुई कहानी है। प्लीज़ इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने कमेंट ज़रूर करें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपना इतनी कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।